देखिए, अब वो जो एक भक्तों की एक टीम है जो एक नौजवानों को नफरत की तरफ डाल दिया है, जो उनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मोदी तो वापस नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी इसका मसला है। मोदी नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। ये बिल्कुल आपका। मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी कर लें, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ रही है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा कर्नाटक से लेकर के 2024 तक। कर्नाटक में एक बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुत्व के लिए जो कुछ भी कहा जा सकता था, जो कुछ भी किया जा सकता था, वो सब कुछ किया गया। चाहे वो हलाल का मसला हो, हिजाब का मसला हो, मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला हो, या फिर आप देखिए कि वहां पे किताबों के निसाब का मसला हो, टीपू सुल्तान का मसला हो, बजरंग बली और बजरंग दल तक मामला है। लेकिन सब ने देखा कि 224 सीटों में से भाजपा महज 64 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस 136 सीटों पर पहुंच गई। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि 2018 में भी कुछ ऐसे ही बदलाव देखने को मिले थे, लेकिन 2019 में क्या हुआ, इसलिए बहरहाल खबरदार रहने की जरूरत है। अदीब साहब से बात करूंगा। पूरी जिंदगी सियासत की, लोगों को मशवरे दिए, सही रास्ता दिखाया। आज भी उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी नहीं गई, लेकिन जो फिक्र है वो यही है कि देश और मुल्क हमारा कैसा रहेगा। अदीब भाई ने कई बार कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र में नहीं मरना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। अदीब साहब, एक उम्मीद की किरण लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक में नजर आई। क्या लग रहा है आपको कि ये क्या है, और अगर किरण है तो ये किरण पे कहीं बदली ना आ जाए, कहीं गहन न लग जाए, इसको कैसे मतलब महफूज रखा जाए, क्या है ये आप बताएंगे? मुमताज साहब, ये किरण नहीं है, अल्लाह का करम है। अच्छा, वेरी। अगर कहा यहाँ पर भी अगर ये जीत जाते तो इस मुल्क में कुछ भी बचने वाला नहीं था, क्योंकि जब ये एक फैसला इन्होंने कर लिया था कि मुल्क तबाह हो जाए, मियाँ को ठीक करना है, हम्म। और मियाँ को ठीक करते करते इस मुल्क की माशी हालात खत्म हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर सब खत्म हो गया। ये एक ऐसा स्टेट थी जहां इनको रोकना जरूरी था। हमने अपनी जान से कोशिश की थी कि ये यूपी के इलेक्शन में रोके जाएं, वहां इत्तेहाद नहीं हुआ। मैं ये समझता हूं कि 2009 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पहली बार इलेक्शन लड़ने गई। अगर हम्म। आप गौर करिए, उसने कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हाँ, किसी ने मुझसे कहा कि कांग्रेस जब नहीं, जीतना चाहती है तो जीतती उसने लड़ा ही है। नहीं। कहीं मालूम हुआ कि कोई चला गया, कोई कहाँ चला गया, कहीं कोई इलेक्शन लड़ने का आपको अंदाजा ही नहीं। तो वहां पूरी कुव्वत के साथ वो लड़ते हैं। और यहाँ आलम यह था कि मैंने तो कई इलेक्शनों में देखा कि इलेक्शन हो रहा, कोई जा ही नहीं रहा, मानो 5 आदमी चले गए। अब ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस के अलावा इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट थे और जो दूसरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत दिनों से जमीन बना ली। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से 3 महीने पहले मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने कहा, दीप साहब, हम कुछ लोग हिंदुस्तान भर से आए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आ जाइए। मैं कहा कि भाई, मैं टालने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपका आना जरूरी है, आप आधे घंटे के लिए आ जाइए। तो मैं वहां गया तो कोई 30-40 लोग थे। कुछ गांधीनियन थे, कुछ सोशलिस्ट मूवमेंट के ओरिजिनल सोशलिस्ट मूवमेंट, और कुछ लेफ्ट के लोग थे। मैं किसी को नहीं पहचानता था, मैं अकेला मुसलमान था। उन्होंने कहा कि साहब, मैंने आपके 2 वीडियो सुने, मैं चाहता हूं इसलिए आपको बुलाया, क्या काम है? उनका कि हमें कर्नाटका में कांग्रेस को लाना है, हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस की मुखालफत करी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं।
और हमने ये काम बांट लिए हैं। हम्म, और योगेंद्र यादव ये किसानों में जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, हम्म, और अदीब साहब आप मुसलमानों में जाएं। हमारे दोस्त प्रोफेसर त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उन्हीं को मैं जानता था और योगेश यादव को जानता था, बाकी 18-20 लोग जो थे बंबई से भी थे और मुख्तलिफ जगहों से थे। उन्होंने कहा कि भाई ये इतना जा नहीं पाएंगे, उनका आप 2 वीडियो बना दीजिए। तो 3 महीने पहले ये ग्राउंड वर्क शुरू हो गया था और कांग्रेस ने बड़ी समझदारी ये की कि इनके मुद्दों में फंसे नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक जहन ये तैयार हो गया आम पब्लिक का कि ऑप्शन नहीं है माइनस कांग्रेस, और अगर कांग्रेस पूरी कुव्वत से न लड़ती, इसमें क्रेडिट जो है वो नए सदर खड़गे का भी है, क्योंकि खड़गे 3 हफ्ते वहीं टिक गए। सोनिया गांधी, ये इंदिरा या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, ये बड़े मुखलिस से और काम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन या जो भी वजह है वहां तक वर्कर पहुंच नहीं पाता है। मेरे एक साथी हैं जो कांग्रेस को बड़ा गाली देते हैं, लेकिन मेरी वजह से कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बड़े वहां से फोन करके कहा कि भाई मैं तो सदर से 3 बार मिल लिया। तो मैंने कहा पहचाना? कहा पहचानने की मसला नहीं है, हमारा दिल तो खुश हुआ। हम गए सदर के पास, उन्होंने कहा बैठो, सर पे हाथ रख दिया। ये चीज वहां मुमकिन नहीं थी। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हो गई हैं, मैं समझता हूं ये ऊपर वाले का करम है। और ये मोदी साहब को अब 2 शक्लें उनके पास हैं। एक तो हमको अपना एटीट्यूड चेंज करें, या तो उसके लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वजह यह है कि 9 साल में कोई एक इशू नहीं बता सकते जो उन्होंने किया है। दूसरा इशू उनके पास ये रह गया कि और शिद्दत से जी जी। हमको टारगेट करें। तो मुस्लिम कम्युनिटी को तैयार रहना चाहिए कि अभी और क्या क्या उसे झेलना है, तो हमें कुर्बानी एक और देनी है। नहीं, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में तो मैंने उसी टीम से, जो एक नई टीम है और जो फील्ड के लोग हैं, और यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीनों महीनों जेलों में रहे और हर मूवमेंट में घूमते हैं, और कहीं उनके नाम भी नहीं है। अब वो इत्तेफाक से मुझे बुला लिया, और मैंने पहले तो मैं ऐसे ही गया था आधे घंटे, लेकिन यकीन करें कि वहाँ 3 घंटे बैठा रहा उन लोगों के साथ, और अगर वो 3 घंटे और बैठे होते तो मैं बैठता। उनसे मैं सीख रहा था कि भाई हम तो जबानी लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग तो जा के गांव देहातों में डेरा डाल रहे हैं, वहां जाके समझा रहे हैं। और एक साहब ने ये कहा मुझसे वहां कि साहब मैं आगरे का रहने वाला हूँ, और लेकिन जब से ये हिंदुत्व का राज आया है योगी का, यूपी में गया नहीं। तो मैंने उससे कहा कि क्या ये आप हिंदू राज समझते हैं इसको? तो कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि मैं तो हिंदू राज वो समझता हूँ जो विवेकानंद ने बताया था या गांधी ने करके दिखाया था। तो इसको क्या आप हिंदू राज कर रहे हैं? तो आप बदनामी करा रहे हैं अपनी आप, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अफगानिस्तान और सीरिया और यहाँ निकले थे, एक नया मुस्लिम वर्ल्ड लेके जन्नत जा रहे थे लोगों को मार के। हम लोगों ने तो कहा था कि ये मुसलमान नहीं है, तो आपको तो कहना चाहिए कि हिंदू नहीं है ये। तो आप यकीन करें कि सबने फिर यही कहा कि हाँ ये हिंदू नहीं। मैं कहा ओपनली कहिए ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू मजहब पर एक दाग है। हिंदू मजहब तो टॉलरेंस का मजहब है, हिंदू मजहब तो एक्सेप्टेबिलिटी का मजहब है। तो वो टीम अब शिफ्ट कर गई है, वहां जा रही है मध्य प्रदेश, और कांग्रेस को भी अब ये एहसास हो गया कि हम जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे दिखता है कि जो पार्टियां ये कह रही थी कि हम थर्ड प्लेनेट में कांग्रेस खत्म हो रही है, अब टोन
इनका भी बदल गया, ममता बनर्जी का भी। हम्म। अखिलेश यादव को भी एहसास हो गया, क्योंकि अभी पंचायत के और चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए हैं, उनका जो मेन बेस है वो 20% मुसलमान का है। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की शिफ्ट कर गई। शिफ्ट की है कांग्रेस में, जिसको मालूम ही हार जाएंगे, और शिफ्ट की है ओवैसी की तरफ। 85 सीटें वैसी जी जी मेंबर जीते हैं और 5 चेयरमैन। जी। तो ये जो है अलार्मिंग है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि मुसलमान की ये बात अब समझ में आ गई है। और हकीकत यह है, मुसलमान ही क्या, कोई भी हो, ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा है ही नहीं। और जहां तक अब फिक्र, ये एक बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं तो इस बात से बड़ा खुश हुआ था जब इन्होंने बजरंग दल और वहां की जमात के ऊपर बैंड लगाया। PFI। हाँ, तो सभी का ये ख्याल था कि साहब ये सेल्फ गोल हो गया, लेकिन मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने तो यही कहा था कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया। हाँ, मैं वही उसी सवाल पूछ रहा हाँ, कि अपना स्टैंड क्लियर किया। नहीं, 10 साल से वो इस कोशिश में लगे थे कि मुझे भी कोई हिंदू पार्टी मान ले। हूँ। अब मैंने तो और मुस्लिम रिजर्वेशन का भी उन्होंने जी स्टैंड लिया। जी स्टैंड लिया उन्होंने। तो ये वजह थी कि तो अदीप भाई, ये स्टैंड बाकी रहेगा 24 तक, क्या लग रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का अगर अपने उसूल पे चलेंगे तो जरूर रहेगा, और ये कांग्रेस ही थी, क्योंकि इस मुल्क में चीफ मिनिस्टर का तस्वुर अब तो आपके पास है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ही आपको महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको बिहार में चीफ मिनिस्टर दिया, आसाम में दिया, यानी इतने चीफ मिनिस्टर भी आपको दिए उन्होंने। ये तो हम अब आज सोच भी नहीं सकते। तो ये कांग्रेस का ये जो रविश थी, मैंने उसी वक्त, मुझसे कुछ लोगों ने कहा था ये तो सेल्फ गोल कर लिया। मैं कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं खुश हूं कि हाँ, कांग्रेस ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया कि होंडा, जो नर्म हिंदुत्व या ये जी सब नहीं चीजें नहीं, जो है क्योंकि जो होंडा अगर मुसलमान है तो उसको सजा देंगे, होंडा अगर हिंदू है तो उसको सजा देंगे। तो ये एक बुनियादी बात की, ये लोगों रूट। ने कहा कि जीतने के बाद राहुल गांधी गदा लेके आ गए और वो बजरंग बली की तस्वीरें आ गई, इससे क्या मतलब, इसको किस तरीके से, ये कोई ऐसी देखिए चीज, देखिए, ऐसा है कि वो तो जवाब भी हो सकता है, तंज भी हो नहीं, वो सकता है तंज में भाई भाई, अब तंज में जैसे मुझसे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि भाई बजरंग बली का जी के जो हैं, उन्होंने मोदी साहब को शाप दे दिया, ये कह के और राहुल गांधी को आशीर्वाद। नहीं, उनको शाप इसलिए दे दिया, उनका गुंडों से हमें मिला दिया, अब हम तुम्हें देर भी नहीं जीतने देंगे। तो ये तो एक मजाक की बात होती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। मैं समझता हूँ इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कही कि मुसलमानों को तैयार रहना चाहिए, कुछ भी और हो सकता है खतरनाक किस्म, बिल्कुल। लेकिन क्या अपोजिशन को नहीं तैयार होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल के इलेक्शन में, अब जैसे आप देखिए, राजस्थान इलेक्शन है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ है। वहाँ कांग्रेस खुद सेल्फ गोल मार ले तो हार जाएगी, अदरवाइज वहाँ को दूसरा है नहीं, बीजेपी है। ये मध्य प्रदेश में वो सारी चीजें हैं जो आज कर्नाटका जिसमें जिस तरह से बीजेपी हारी, वो सारी चीजें चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में की हुई। करप्शन भी वैसी है, सब और लॉ और सब कुछ वैसी है। और वहां पर भी अहम लोग, यानी कैलाश जोशी के बेटे ही भाग गया, जो जो बुनियाद जिससे बनाई थी। मैं समझता हूँ कि ये वहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो वोट बांटे। तो ये, अगर ये मध्य प्रदेश और ये जो हिमाचल है, ये छत्तीसगढ़, ये अगर दो इलेक्शन ये हार गए तो फिर 1 into 1 ही हो रहा है। और सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी समझ ये है कि बीजेपी अपनी मैक्सिमम वोट पा चुकी है। मिसाल के तौर पर कर्नाटका में 28 में से इनकी 26 या 27 सीटें थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट, हाँ जी, वहां कम होंगी। बिल्कुल। ये 303 थे। मध्य प्रदेश ये राजस्थान में तो बिल्कुल क्लीन था, 25 पे हाँ 25 तो थी, वही कह रहे हैं, हाँ। तो वहां भी कुछ कम होंगी। मध्य प्रदेश का भी यही बिहार में 40 में से 38 थी, 38। लतीश की मिला के, वहां कम होंगी। सिर्फ यूपी एक ऐसी जगह है जहां आज मोदी से ज्यादा योगी का असर हो गया है।
तो अगर वहां 10 सीटें 15 सीटें कम होंगी, वो जब ही मुमकिन है जब अखिलेश यादव अपने को कंट्रोल करें। और क्योंकि इत्तेहाद हो पाएगा कि नहीं अपोजिशन में? अब तो कोई दूसरा, मैं समझता हूँ जो मेरी दिमाग काम करता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। नहीं, कह रहे हैं चेहरा नहीं है, कोई चेहरे की लड़ाई है, मोदी के मुकाबले कौन खड़ा हो। देखिए, ये तो पहले कहते थे कि मोदी नहीं तो कौन, तो आज राहुल गांधी तो खड़ा है। आप मानते हैं कि राहुल गांधी मुकाबले में है? बिल्कुल है। और मुझे ये कहना है कि अभी समझदारी ये है कि किसी चेहरे को सामने न करें। जब आप चेहरा सामने करेंगे तो आपकी स्थिति हो सकती है। आप एक ग्रोह तैयार करें, यानी उसमें लेकिन खड़े। एक तरफ आदित भाई चेहरा है बहुत बड़ा, जी, और एक तरफ बगैर चेहरे का, तो ये कैसे होगा? ये अगर सिर्फ चेहरा ही होता, इन्होंने पूरा इलेक्शन कर्नाटका का सिर्फ मोदी के नाम से तो लड़ा, हम्म, तो ये औकात आई। वो मोदी अब गए, क्योंकि यही इनका गलतफहमी थी कि जब मोदी आएंगे, और मोदी ने वहां 15 दिन मुट्ठी क्या खुल गई। सर क्या नहीं किया उन्होंने। वो झूठ बोलने के तो आदि है ही, उन्होंने तो कोई लिमिट ही नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि कह दिया कि बजरंग बली कहो बटन दबाओ, का इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहा। अगर फर्ज कीजिए हम ये कह दें कि अल्लाह अकबर कहो बटन दबाओ, तो हमारा क्या हशर होगा। इलेक्शन से ही नहीं दीवार किए जाएंगे, जेल तक में डाल दिए जाएंगे। वो बजरंग बली कह के वोट डलवा रहे हैं, वो भी करके देख किया उन्होंने। लेकिन अगर मुकाबला ले आए तो फिर ये इनका मीडिया जो है वो करेगा। मुकाबले की जरूरत नहीं है, कलेक्टिव लीडरशिप शो हो। और जब पार्टी जो जीतेगी उसका जीतेगा, तो जाहिर है कि उसमें राहुल गांधी का सबसे बड़ा नाम है। हो सकता है कि अगर दिक्कत हो तो खड़गे भी बन सकते हैं, इसलिए कि दलित तो फिगर। प्रियंका नहीं बन सकती? नहीं, प्रियंका नहीं बनेंगी, या तो खड़गे बनना चाहिए, क्योंकि खड़गे की एक दलित पहली बार हिंदुस्तान में है। और खड़गे ने कर्नाटका में अपनी जात के 88% वोट ट्रांसफर कर लिए, वहीं पड़ा रहा वो, जमीनी आदमी है। और खड़गे, उसका मामला ये है कि उसने नीतीश को आगे किया हुआ है। और बहुत सी जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये सब जेपी मूवमेंट की निकली हुई है, सोशलिस्ट मूवमेंट। इन सब की खुंदक कांग्रेस से थी, और सोनिया इंदिरा गांधी खानदान से, खड़गे की तो नहीं है किसी से। तो ये तो सिनारियो ऐसा बन गया है कि मैं समझता हूँ कि वो कितनी पावरफुल तरीके से प्रियंका, सोनिया या राहुल गांधी अपोजिशन से नहीं इंटरेक्ट कर सकते जितना खड़गे कर रहे हैं। तो ये बज़ाहिर मुझे लगता है कि अगर 24 में ये नहीं गए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मोदी साहब नहीं आएंगे। पक्का? ये तो लिख लीजिए, आप मुझसे पूछ लीजिएगा तो भी। उसकी वजह है, अगर कुछ भी हो और इनकी हाईएस्ट पार्टी आ जाए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, तो इनसे अलायंस कौन करेगा। अलायंस जब होगा, आपको याद है कि बीजेपी को खड़ा किया था अडवाणी ने, और जब अलायंस का मसला आया तो आरएसएस ने वाजपेयी जी को आगे कर दिया कि साहब ये बड़े तैयार रखते हैं वो अपने आदमी को। तो भाई ये देखिए, वाजपेयी जी पे समझौता हो गया, वो लिबरल कह रहा है। इनके पास एक गडकरी बैठे हुए इंतजार में। इंतजार में, अगर समझौते की शक्ल हुई तो कौन आदमी मोदी से, क्योंकि मोदी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। लेकिन अभी एक डाउट ये है ईवीएम को लेकर के अदित भाई, कि बिल्कुल। कर्नाटक जो है वो खामोश हो गए कि जीत गए, जबकि राजस्थान में कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर कहा था कि मूवमेंट चलाएंगे और बढ़, तो ईवीएम का मसला कैसे हल हो? क्या देखिए, ईवीएम? इसमें इसमें ये हुआ है कि ईवीएम पे तो हरकत करेंगे, ये वो करते भी हैं। यहाँ पर ये हुआ है कि 106 सीटों पर कांग्रेस 50% वोट पाई है, वहाँ ईवीएम क्या करेगा। वही चीज है। अच्छा, अब लेकिन हर जगह सूरत नहीं हाल ये देखिए, नहीं नहीं होगी मैं ना अदित बताऊं ना भाई। आपको, क्योंकि यहाँ भी दो ही होंगे, यहाँ भी तो दो ही है, 4-5 तो है नहीं, दो ही पार्टियां होंगी इन तीनों जगह, हाँ तीनों इलेक्शन में दो ही हाँ पार्टियां हाँ हैं। हाँ। तो यहाँ तो 50% पे कहाँ करेंगे। आखिरी जो 5-7 सीटें थी वो आप सोच लीजिए, क्योंकि वो दिखा ये रहे थे 140 और 160। बाद में ये हुआ कि वो 66
ये 135 हम्म, हो गई, नीचे आ गई। हम्म, वो सारी सीटें आखिरी वाली जितनी थी जो कंपटीशन वाली, वो मशीन काम कर गई, हम्म। वो तो नहीं चूकेंगे। लेकिन मैं नहीं नहीं सब तो जब ऐसा है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से, क्यों नहीं, क्यों मशीन से, क्या? भाई, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि बैलेट ये मशीन से करते हैं और इतने दिन के बाद काउंटिंग होती है। हाँ, अभी मैंने चंद दिन पहले देखा तुर्की में बैलेट पे हुई और 2 मिनट 2 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो गई हाँ, और एक दिन रिजल्ट आ हाँ, गया। ये क्यों इतना देर करते हैं ये और मैं फिर? ये समझ नहीं आता कि आप देखिए ना कि वहां तो बैलेट से हुई है अभी तुर्की का जो इलेक्शन हम्म, हुआ है, और 24 घंटे के अंदर सारा रिजल्ट आउट हो गया। यहाँ तो कई कई दिन रखते हैं, वो बॉक्स कहाँ और गया, क्या बक्से जा हुआ, रहे हैं बदले। ये। हाँ, अभी तोड़ फोड़ भी कर्नाटक में भी जी। जो है वो तोड़े गए ट्रक से निकाल निकाल के, साहब ये जो है मैं यूपी में भी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो भाई इसका कुछ हल हो, वरना तो फिर लोग बड़ा मायूस होते हैं कि साहब ईवीएम तो भाई है ही। भाई मैं समझता हूँ कि सारी कोशिश तो कर ली इन्होंने, लेकिन अब जो भी सरकार आए उसको ईवीएम बदलना पड़ेगा। हम्म, अगर इन्होंने ये सोचा कि हम अब अपने लिए फायदा उठाएं तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। हम्म, दुनिया भर में मशीनें छोड़ दी गई और यहाँ आप कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, हम्म, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा बिहार में लालू वो तेजस्वी यादव जीत रहा था, हम्म, आखिरी जो 11 या 12 जो काउंटिंग हुई हम्म, वो सब पलट गए, हाँ, नीतीश कुमार की सरकार बन हाँ, गई। हाँ, वहां भी यही किया ना। हाँ, जो आखिरी मामला है, शुरू की जो है वो उसमें पकड़ नहीं आता, मार्जिन बहुत होता है, तो ये तो करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये है कि एक चीज बड़ी वाजह हो गई है कि मोदी का ग्राफ कम हो रहा हम्म, तेजी से। है, अब तेजी से कम हो रहा है। इसलिए एक लिमिट है। अभी देखिए ना कि पहले कहा कि हम ब्लैक मनी को खत्म करेंगे, 1,000 का नोट करके 2,000 कर लिए, हम्म, अब परसों वापस ले लिए हाँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने पैसे बना लिए। 3.5 लाख करोड़ के नोट वापस लिए, जी। 4 करोड़। जी। अब अब फॉर्म दे दिया है, बताइए कौन गरीब आदमी फॉर्म भरेगा, कैसे करेगा? और और ये नहीं इस तरह से मुलविस है, लेकिन इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो गए। अभी आप देखिए इन्होंने पंगा लिया रिज्जू से, हम्म, सुप्रीम कोर्ट से, हम्म, अभी कई केसेस फंसे हुए हैं। ऑल ऑफ ए सडन मोदी ने कभी अपना डिसीजन वापस नहीं लिया, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के रिज्जू से छीन लिया वो लॉ मिनिस्ट्री। हम्म, और सिर्फ इसलिए कि उनको ये डर लग गया कि कहीं हम्म, अब जुडिशरी के 3-4 फैसले हैं हम्म। और अब जो बनाए गए हैं ये, क्योंकि रजीम खत्म हो रही है और कहीं हाँ कर बस दे तो बस। बस इसलिए, यानी रिज्जू की कुर्बानी इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट हटा लिया, सैकड़ों सुनाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि हमसे, और ये हुआ कि इनके ऊपर मुकदमा दायर हो कि इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, तो फौरन रिज्जू को हटा लिया। ये खुद खौफजदा हो गए। अब इसको दूर करने के लिए, नहीं, इसलिए भी तो हो सकता है कि राजस्थान में इलेक्शन है और इसलिए उनको लाया, मेघवाल को लाया गया हो। मेघवाल तो ऑलरेडी मिनिस्टर थे। नहीं, मिनिस्टर थे लेकिन एक पावरफुल जैसे एक लाइन में, ऐसा नहीं। नहीं साहब, ये तो उनको डर है। जजेस को मुतमईन करने के लिए लाए गए, अच्छा। सिर्फ इसलिए कि ये अब हाथ से न निकल जाए। तो अदरवाइज बहरहाल कुल मिलाकर के ये कि मोदी जो है वो जा सकते, जाएंगे। नहीं, मोदी तो वापस नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी इसका मसला मोदी नहीं है, आएंगे। मोदी नहीं आएंगे। ये बिल्कुल आपका। मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी कर लें, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आ रही है, मैक्सिमम ये पहुंच चुके हैं। हरियाणा में 10 में से 9 है, हम्म। तो आप सोचिए कि क्या ये नहीं, आ इस जाएंगे? बार तो महिला बैठी हुई है। नहीं तो अब आप देखिए ना ये। अच्छा दीप भाई, और आखिरी एक अब याद आ गया है, क्या लग रहा है जो पुलवामा जिस तरीके से उठाया गया, या महिलाओं का धरना देना, या इस तरीके के जो इश्यूज आए, या अभी नोटबंदी का, या अडानी का जो मामला पूरा सामने आया, अभी उनका गिरे ही जा रहा है, अभी वो पीछे ही चले जा रहे हैं, जो एक मतलब इसका क्या कोई असर 24 पे होगा? ये पुलवामा इशू बनेगा? पुलवामा बनेगा और ये सतपाल मलिक भी बनेंगे। हम्म, सतपाल मलिक बहुत अहम खेल खेलेंगे। हम्म, होगा। बिल्कुल, सतपाल मलिक बहुत अहम खेल खेलेंगे। मतलब वो तो मीटिंगें कर रहे हैं लगातार, बिल्कुल मीडिया में दिखाई दे ना दिखाई दे। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि सतपाल मलिक से हम बहुत पहले से इनको जानते हैं। जब हम अलीगढ़ में सदर थे तो ये मेरठ यूनिवर्सिटी के सदर थे,
और इनसे काफ़ी हमारा ताल्लुक भी था। जब हमको चौधरी चरण सिंह ने यूथ का सदर बनाया था, मुस्लिम यूथ का, उस वक्त इनको सेक्रेटरी बनाया था। तो एक बात ज़रूर है कि सतपाल मलिक सेकुलर आदमी है, ये हम बहुत जवानी से जानते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे सेकुलर आदमी है। जब ये बीजेपी में चले गए, जब तक ये वीपी सिंह के साथ थे, हम जानते थे जब, तो फिर हमने छोड़ दिया था मिलना। लेकिन नतीश की वजह से ये चले गए थे, गवर्नरशिप मिल गई। लेकिन उसने बड़ी समझदारी से अपनी जाट कम्युनिटी में अपना वोट बना दिया। और अगर ये जो बातें हैं ये खुली हैं, ये रुकने वाली नहीं है, इलेक्शन तक आएंगी। एक दो ये मुद्दा बनेगा बड़ा, ये बड़ा मुद्दा बनेगा, इसलिए कि जो इसी लोग के नाम पे 2019 में वोट लिया था। वोट लिया था, वो तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे चुप कराया गया है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी बात है, हाँ लेकिन मुझे एक गवर्नर का ये कहना हाँ जो है, जी कि वो नुमाइंदा है। और ये कहा कि हम इसको चुनावी फायदा नहीं मिलेगा, इस टाइप हाँ से हाँ, मतलब। क्या उसने कहा हमने अपने, उन्होंने लाइन बना ली कब इलेक्शन लड़ना। और 4 महीने तक वो मांगते रहे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए। हाँ, और उनको जमीन से तो अब ये उस पर हाथ भी नहीं डाल रहे हैं, किसी और मौके फांसेंगे, ये भी मुद्दा बनेगा। देखिए, अब वो जो एक भक्तों की एक टीम है, जो एक नौजवानों को नफरत की तरफ डाल दिया है, जो उनको कुछ पता ही नहीं है, वो एक बात आप वादे कर लें, ये जो मुल्क की हैसियत है जिसपे ये बगले बजाते हैं, ये देन है मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और फिर इसको बहुत स्ट्रांग किया, इस मुल्क के जो दरवाजे खोले, तो दुनिया को सबसे बड़ी मार्केट दे दी। और दुनिया की हुकूमतें मार्केट की तरफ जाती, तो हुकूमतें तो मजबूर हैं। अवाम है, दुनिया की अवाम को ये पता लग गया है कि ये मुल्क कम्युनल बेसिस पर मुसलमानों के, माइनॉरिटीज को, ये जालिम हुकूमत है। देखिए, मोदी साहब अमेरिका जा रहे हैं और वहां उनके होम डिपार्टमेंट ने वो लिस्ट सब साफ दी, अभी जाने से पहले परसों आ गई उनकी लिस्ट, जिसमें उन्होंने सारे वाक़यात लिख डाले। मिडिल ईस्ट में हर शख्स को मालूम है कि वो बिजनेस करना है। तो जो ये गलतफहमी है लोगों के साथ, बड़े पॉपुलर हैं, वो पॉपुलर कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है। मेरा एक खुद तजुर्बा हुआ चाइना में, मुझे वहाँ जर्मन के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरी वो देख के कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, नेम प्लेट देख के बोले आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान का हूँ। और नोबेल प्राइज, बॉर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि आप लोग सेफ हैं। मैंने कहा जी, अब जाहिर है मैं हिंदुस्तान के बाहर हूँ, तो हिंदुस्तान के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा मुल्क बहुत, तो मुस्कुराए और कहा वी नो, हमने हिटलर को देखा है। ये सिचुएशन है बाहर, ये मेरे साथ हुआ। मैं वहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था, तो इंडिया तो गया नहीं था, मुझे उन्होंने बुलाया था क्योंकि मैं एक इंडो चाइना सोसाइटी का पैटर्न हूँ, उसमें गया था। दुनिया के 66 मुल्क आए थे वहाँ, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी थी। आम आवाम, मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, अभी तुर्की में था, वहां भी यही था, हर आदमी पूछ रहा है, ये समझते हैं किसी को खबर नहीं। दुनिया को सब खबर है, सब आदमी आजकल चैनल देखते हैं और यूट्यूब देखते हैं और सबको पता है। लेकिन हुकूमतों का मसला ये है कि वो, उनको बिजनेस करनी, वो बोलते हैं तुर्की को इनसे बिजनेस नहीं करनी, वो हुकूमत भी बोल रही है। सऊदिया को तेल बेचना है, वो कर रहे हैं। तो ये शक्लें जो हैं, ये मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत बुरी हो रही हैं। इंटरनेशनली भी इनको बहुत नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि इस सदी का जो सबसे बड़ा कारनामा हुआ है, वो ईरान और सऊदिया की दोस्ती है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज करने जा रहा है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में अभी तक क्या था, अमेरिका असलहे बेचता था पेट्रोल के जरिए इनके, और वो असलहे आपस में इस्तेमाल होते थे और अमेरिकन डॉलर मजबूत होता था। अब चाइना के इस मूव से चाइना न्यूक्लियस होगा,
तुर्की, ओमान, ये ईरान, पाकिस्तान, ये सब जो मुल्क हैं ये चाइना की तरफ आएंगे। चाइना असलाह नहीं बेचता, वो कमोडिटीज बेचता है। तो कमोडिटीज बेचेगा, इनसे पेट्रोल लेगा, तो अमेरिका का असलाह कहाँ बिकेगा? और उसमें हिंदुस्तान कहीं दूर तक नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान को एक तरीके का नुकसान भी तो हुआ हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि अलग थलग पड़ गया पूरा। पड़ जाएगा अगर यही करते रहे, क्योंकि अगर इसी तरह से मजालिम करते रहे और इस तरह की हुकूमत चलाते रहे तो उसके असरात पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके बस की नहीं है। जब कांग्रेस आएगी या कोई दूसरी पार्टी आएगी तो फिर वो पॉलिसी बनाएगी जिसमें हमारा दखल रहे, नहीं तो हम इंटरनेशनली भी जाएंगे, ये बिल्कुल वाज़ेह है। क्योंकि अभी तक तो इनके अब्बा अब्बा अमेरिका थे और वो उनके गुलाम अमेरिका के सऊदी अरेबिया थे। अब सऊदी अरेबिया के भी शायद समझ में आ गया कि भैया बहुत हो गई, क्योंकि वहाँ यमन में फंस गए, सीरिया में फंस गए, हाँ तो हाँ, बहुत उलझ गए, बहुत उनकी हालत खराब हो गई। अब वो अब वो कंगाली की तरफ बढ़ गए थे जी जी सऊदी। जी, ये मैं समझता हूँ पिछले 50 साल वर्ल्ड वार के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इसको सोचना चाहिए। सऊदी अरब। तो बहरहाल ये थे मोहम्मद अदीब साहब। हमने काफी तफसील के साथ बात की, और एक बात जो मोहम्मद अदीब साहब ने कही और दावा किया है, हम बात करेंगे 2024 में जब चुनाव हो जाएगा, कि मोदी तो नहीं आएंगे, ये बिल्कुल तय बात है, और उसकी वजूहात भी बयान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब।